प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, आप सबको प्रणाम। हिंदी टेल बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और आज आप सुनेंगे श्रीलाल शुक्ल जी की लिखी उपन्यास राग दरबारी का 21वां भाग। उम्मीद है आपने इससे पहले के सारे भागों को सुन रखा है। अगर आपने नहीं सुना तो उसे जरूर सुने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं आज के इस भाग को। सवेरे गांव में खबर फैल गई कि जोगनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि जोगनाथ को, जिसे वैद्य जी का आदमी कहा जाता था, पुलिस ने छूने की हिम्मत दिखा दी। गांव के गुंडे और भले आदमी सभी घबरा उठे। गुंडे इसलिए कि जब वैद्य जी के गुंडे को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली है, और भले आदमी इसलिए कि जब पुलिस अपने हमजोलियों के साथ ऐसा सुलूक करने लगी तो मौका पड़ने पर हमारे साथ किस तरह पेश आएगी। पुलिस की हर गिरफ्तारी की तरह यह गिरफ्तारी भी नाटकीय परिस्थिति में हुई। यह बताने की शायद जरूरत नहीं कि परिस्थिति को नाटकीय बनाने का श्रेय पुलिस ही को था। दरोगा जी ने पढ़ा था कि खतरनाक आदमियों को गिरफ्तार करने का सही समय रात का चौथा पहर है। इसलिए इस बात का लिहाज छोड़कर कि जोगनाथ शिवपालगंज में हमेशा घूमा करता था और उसे थाने पर बुलाकर किसी भी समय इत्मीनान से पकड़ा जा सकता था, उन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चुना। सवेरे 4:30 बजे पुलिस ने उसके मकान को चारों ओर से घेर लिया। सभी जानते थे कि वहां गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए सभी सिपाहियों ने हाथ में राइफलें ले ली। दरोगा जी ने पिस्तौल में गोलियां भर ली और फुसफुसाकर अपने हेड कांस्टेबल से कहा, कानपुर की तरफ से बदमाशों का एक गिरोह कल इधर आया है। हो ना हो वह जोगनाथ के घर पर ही टिक गए हों। हेड कांस्टेबल ने कहा, हुजूर, कानपुर से आने वाले वे लोग भूदान के कार्यकर्ता हैं। वही तो, दरोगा जी ने फुसफुसाकर कहा। बदमाश लोग पहले साधुओं की भगल में घूमते थे, अब उन्होंने अपनी भगल बदल ली है। सब सिपाहियों ने बजरंगबली का नाम लिया, अपने बीबी बच्चों के मुंह की याद की और हथियारों से लैस होकर इन बदमाशों से मुचेहटा लेने के लिए चल दिए। सबके सिर पर कफन बंधा था, सबकी जान हथेली पर थी, सबका कलेजा मुंह को आ रहा था। मकान घिर जाने के बाद बड़े बड़े इंतजाम किए गए। सब सिपाही बिना तंबाकू फाके, बीड़ी पिए अपनी अपनी जगह पर बुत की तरह आधा घंटा बैठे रहे। ना कोई हंसा, ना किसी ने हंसाया। एक सिपाही जूते उतारकर पंजों के बल चोर की तरह चलता हुआ सबके कान में शक्ति का महामंत्र जैसा फूंकता चला गया कि इत्मीनान रखो, कोई खतरा नहीं है। सब सिपाही अनुभवी थे और जानते थे कि किसी के कह देने भर से खतरा दूर नहीं हो जाता, इसलिए वे लोग खतरे ही में बैठे रह गए। दरोगा जी और हेड कांस्टेबल ने हाथ में क्रमशः पिस्तौल और राइफल लिए जोगनाथ के दरवाजे पर खड़े रहे। एक आदमी गली से निकल रहा था। इन्हें देखकर वह लौटने ही वाला था कि हेड कांस्टेबल ने उसे हाथ के इशारे से बुला लिया। वह इत्मीनान से चला आया। हेड कांस्टेबल ने उसके कान में कहा, भाग रहे थे? उसने बेधड़क होकर कहा, भागता क्यों? सवेरे सवेरे आप लोगों का मुंह देखने से बचना चाहता था। दरोगा जी ने होठों पर उंगली रखकर श्श जैसा निकाला। हेड कांस्टेबल ने उस आदमी के कान में कहा, यहीं चबूतरे पर बैठ जाओ, गवाही देनी होगी। उसने कहा, तो बैठने से क्या होगा? जब जरूरत पड़े कल परसों तरसों बुला लेना, दे देंगे गवाही भी, आपसे बाहर थोड़ी ही है। वह खिसकने लगा। हेड कांस्टेबल ने उसके कान में कहा, तब ठीक है, जाओ, पर खबरदार वहां हमारी मौजूदगी का हाल किसी को मत बताना। उसने हेड कांस्टेबल के कान में अपनी नाक खोसकर उसी तरह कहा, बताना किसको है, सारा गांव जानता है। वह चला गया। मकान के पिछवाड़े बैठे हुए लोगों को बीड़ी तंबाकू की तलब सताने लगी।
तब तक उजाला होने लगा था और एक दूसरे के चेहरे दूर से दिखने लगे थे। अचानक पीछे बैठे सिपाहियों ने चरमराहट सुनी। शायद बाहर का दरवाजा खोला गया था। उन्होंने वहां जल्दी जल्दी बातचीत होते हुए सुनी। वह समझ गए कि उनके लिए अब धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र प्रवेश करने का मौका आ गया है। वे अपनी अपनी संगीनें चढ़ाकर खड़े हो गए। उधर दरवाजे की ओर बातचीत तेज और तेजी से दूर होती जा रही थी। सिपाही भीतर ही भीतर कसमसाने लगे और खांसने के साथ साथ शरीर के प्रत्येक सुराख से हवा के दबाव को बाहर फेंकने लगे। थोड़ी ही देर में किस्से का चरम बिंदु आ गया। खतरे की सीटी बजी और वे सब दौड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंच गए। वहां से भागते हुए वे दरवाजे से 50 गज दूर एक आम के बाग के पास पहुंचे और पहुंचते ही एक नाटकीय परिस्थिति बन गई। देखा कि जोगनाथ जमीन पर बैठा है। दरोगा जी उसकी छाती पर तमंचा ताने खड़े हैं। हेड कांस्टेबल दूसरी दिशा से संगीन दिखा रहा है। बढ़िया थिएटरी दृश्य है, पर उस पर पर्दा नहीं गिर रहा है। सिपाहियों ने आते ही इस दृश्य को घेर लिया और तमंचे और संगीन से उसके शरीर के जो भाग आरक्षित बचे थे उन पर कब्जा कर लिया। जोगनाथ से कुछ दूरी पर एक लोटा गिर पड़ा था। जमीन पर पानी बिखरा हुआ था। दरोगा जी ने एक सिपाही से कहा, वह लोटा अपने कब्जे में ले लो, सबूत के काम आएगा। सिपाही ने लोटा उठाकर उसका गौर से मुआयना किया और प्रशंसा के स्वरों में कहा, मुरादाबादी है। बाद में उसने कुछ सोचकर पूछा, इसे मोहर बंद किया जाएगा हुजूर? किया जाएगा, पर बाद में। सिपाही ने कुछ सोचकर पानी में भीगी हुई जमीन की ओर उंगली उठाई और कहा, यह मिट्टी भी कब्जे में ली जाएगी? हेड कांस्टेबल ने उसे घुड़क दिया, बहुत काबिल ना बनो, जितना कहा गया है करो। दरोगा जी ने जोगनाथ को खड़ा कराया। उसके जिस्म की तलाशी ली गई। फिर संगीने म्यान में चली गई। पिस्तौल चमड़े के दरबे में घुस गया। सिपाहियों में बातें होने लगी। एक ने कहा कि हो ना हो सवेरे सवेरे यह हाजत रफा करने जा रहा था। दूसरा बोला कि क्या पता आसपास कोई गिरोह हो, उसे दाना पानी देने जा रहा हो। तीसरे ने कहा कि अब वैद्य जी शोर मचाएंगे। चौथे ने धीरे से कहा कि वैद्य जी को दरोगा जी अपनी जेब में डाले घूम रहे हैं, गिरफ्तारी कप्तान के हुक्म से हुई है। पांचवें ने कहा कि चुप चुप, जरा देख, तमाशा देख। जोगनाथ अपनी जगह पर किसी लोक नृत्य की मुद्रा में खड़ा था, पर उसके चेहरे से जाहिर था कि वह नाचेगा नहीं। अचानक दरोगा ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारकर पूछा, लोटा लेकर कहां जा रहा था? उसने चोट के असर को दूर करने के लिए आंखें मिलमिलाई। उसके बाद ही दरोगा जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बोटी बोटी काट डालो, तब भी जब तक मेरा वकील नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दरोगा जी ने हेड कांस्टेबल को हुक्म दिया, हथकड़ी डालकर इसे ले चलो, अभी इसके मकान की तलाशी लेनी है, इनकी खबर भी लेनी है। हेड कांस्टेबल ने कहा, पूरी घटना के बारे में अगर कोई दरोगा जी से पूछता तो वे उसका विवरण इस प्रकार देते, आज से कुछ दिन पहले गांव में चोर आए थे। पुलिस ने ग्राम रक्षा समिति की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर जैसा कि इस मौके पर अक्सर हो जाता है, चोर अपने गिरोह का एक मुकामी आदमी पीछे छोड़कर निहायत चालाकी के साथ अंधेरे में गायब हो गए और पुलिस और ग्राम रक्षा समिति की मुस्तैदी के कारण दस्तयाब न होने पर भी वे अपना मुजरिमाना इरादों में कामयाब न हो पाए। पर उनके गिरोह का मुकामी आदमी जिस वक्त गांव में चोरों की आमद से चहल पहल मची थी, गांव वालों की घबराहट का नाजायज फायदा उठाकर गयादीन के मकान में बनियत चोरी करने दाखिल हो गया। ग्राम रक्षा समिति वालों के आवाज लगाने पर गयादीन के घर में लोग जाग गए और तभी उन्होंने किसी शख्स को सीढ़ी से चढ़कर छत पर जाते हुए देखा।
पुलिस बात की बात में हवा की तरह मौके पर पहुंच गई। तब तक वह आदमी गायब हो चुका था। मौके पर गयादीन ने पुलिस के हाथ में एक फेरहिस्त देते हुए कहा कि यह उन जेवरात की फेरहिस्त है जो अभी अभी चोरी में गए हैं। मौका मुआयना करके पुलिस वापस चली आई और फिर लगभग 15 दिन जोर शोर से तफ्तीश करती रही। तफ्तीश करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि गयादीन के घर उस रात को चोरी ही हुई थी। यही नहीं, जो शख्स जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुंचता हुआ पाया गया था, यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वह चोर ही था। इसके बाद पुलिस को बजरिए मुखबिर मालूम हुआ कि जोगनाथ वल्द रामनाथ साकिन मौजा सिपालगंज के घर पर चंद ऐसे जेवरात हैं जो गयादीन के हो सकते हैं। पूरा पता लग जाने पर आज सुबह सुबह मुंह अंधेरे उसके घर पर दबिश दी गई। जोगनाथ लोटा लेकर उस वक्त कहीं जा रहा था। पुलिस के सामने उसने जुर्म का इकबाल किया और खुद उसने अपनी मौजूदगी में मकान की तलाशी करवाई। तलाशी, जैसा कि कानून में लिखा गया है, मोहल्ले के एक वाइज्जत आदमी की मौजूदगी में हुई। यह बताना भी जरूरी है कि इस मौजे में अव्वल तो आदमी ही नहीं मिलते हैं और दूसरे यह कि अगर कोई आदमी मिल भी जाए तो उसे बाइज्जत मानना मुश्किल है। जो भी हो, यह तलाशी छोटे पहलवान वल्द कुशहर प्रसाद और बैजनाथ वल्द त्रिवेणी सहाय की मौजूदगी में हुई। बैजनाथ इस गांव का बाशिंदा नहीं है। इस वाइज्जत आदमी को पड़ोस के गांव से बुला लिया गया था। जोगनाथ के दिखाने पर अंदर कोठरी में एक जगह खोदा गया। उससे एक हाड़ी निकली और हाड़ी के अंदर 4 जेवरात, एक करधनी चांदी की कीमत लगभग 50 रुपया, एक जोड़ी बिछिया कीमत लगभग 3 रुपया, एक हमेल चांदी की कीमत लगभग 25 रुपया और एक नाक की कील सोने की कीमत लगभग 30 रुपया बरामद हुए। इनकी फर्द बरामदगी तैयार करके गवाहान के दस्तखत लिए गए। इस सामान को मैं हाड़ी के एक कपड़े में बांधकर मोहर बंद किया गया। यह सारी कार्रवाई वहीं मौके पर यानी कोठरी के अंदर की गई। जोगनाथ ने गिरफ्तारी के वक्त झगड़ा किया था। उसे पकड़ने के सिलसिले में हेड कांस्टेबल की कमीज फट गई और हाथ में चोट आई। जोगनाथ पर काबू पाने के लिए कम से कम जितनी ताकत जरूरी थी उसका इस्तेमाल किया गया। बाद में जोगनाथ और घायल सिपाही का डॉक्टरी मुआयना कराया गया। सिपाही 2 हफ्ते की डॉक्टरी छुट्टी लेकर चला गया है। जोगनाथ के जिस्म पर 20 नीले नीले निशान और 40 खरोचे हैं। सभी चोटें मामूली है और जमीन पर गिर पड़ने की वजह से आई है। यह आख्यान वैद्य जी को बहुत घुमा फिराकर सुनाया गया, पर आज पहली बार वैद्य जी को इस शाश्वत सत्य में संदेह हो रहा था कि पुलिस जो करती है ठीक ही करती है। वैद्य जी की राय जोगनाथ के बारे में बहुत अच्छी ना थी, पर वे उस दुनिया में रहते थे जहां आदमी का सम्मान उसकी अच्छाई के कारण नहीं, उसकी उपयोगिता के कारण होता है। उनके आदमियों में जोगनाथ ही ऐसा था जो जी खोलकर दारू पीता था और चाहे अपने पैसे से पी रहा हो चाहे किसी दूसरे के पैसे पर, दारू की मात्रा में अंतर नहीं आने देता था। कुल मिलाकर वह एक मंझोले हैसियत का गुंडा था। वैद्य जी को संदेह था कि जोगनाथ की गिरफ्तारी के पीछे कुछ पॉलिटिक्स है। वे कुछ दिनों से देख रहे थे कि दरोगा जी उन्हीं को नहीं, रामाधीन भीखम खेड़वी को भी कुछ समझकर चल रहे हैं। पहले वे सोचते रहे कि अफीम के गुप्त कारोबार में रामाधीन ने उन्हें भी साझीदार बना दिया है, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि दरोगा जी को भ्रम हो गया है। इस बात का भ्रम कि राजनीतिक दांवपेच में रामाधीन भीखम खेड़वी उनके लिए वैद्य जी की अपेक्षा ज्यादा कारगर साबित होंगे। जो भी हो, वैद्य जी को एहसास हो गया था कि इस परिस्थिति में अगर जोगनाथ की गिरफ्तारी होती है तो शुरू में वही होगा जो दरोगा जी चाहेंगे और दरोगा जी वही चाहेंगे जो रामाधीन भीखम खेड़वी चाहेंगे। पर रूपन बाबू ने जिद की थी कि जोगनाथ को जमानत पर थाने से ही छुड़वा लिया जाए, इसलिए वे दरोगा जी से ना चाहते हुए भी बात करने के लिए तैयार हो गए थे। दरोगा जी इस वक्त सवेरे वाले मुस्तैद दरोगा ना थे, जिनकी निगाह पड़ते ही आदमी के जिस्म पर नीलगु निशान और खरोंचे उभर आती है। इस वक्त वे सिल्क के कुर्ते में अपनी तंदुरुस्त देह को झलका रहे थे। नीचे खद्दर का पैजामा, होठों के कानों से पान बहता हुआ। उनके मुंह से वैद्य जी ने पूरी घटना सुन ली। उन्हें ताज्जुब नहीं हुआ।
सिवाय इसके कि जोगनाथ के घर से पुलिस ने एक देसी तमंचा तक नहीं बरामद किया। पुलिस के घनिष्ठ संपर्क में इतने साल बिताकर वे इतना जान गए थे कि ऐसे मौके पर अपराधी के घर से लोहे का एक भोंडा टुकड़ा जरूर निकलता है, जिसे तमंचा समझा जाता है, और जिसे देखते ही यह ऐतिहासिक तथ्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों के सामने भारतीयों की हार का मुख्य कारण क्या था। उन्होंने दरोगा जी को मुरव्वत के लिए धन्यवाद देना आवश्यक समझा। भूमिका के तौर पर पूछा, जोगनाथ के घर से केवल आभूषण ही निकले, गांजा, भंग, चरस या अफीम तो नहीं? मैंने अफीम की तलाश ही नहीं ली थी। वैसा करता तो लोग यही कहते कि उस बार उधर की पार्टी से एक आदमी अफीम के सिलसिले में पकड़ा गया था, इसलिए इस बार एक आदमी इधर से पकड़ा गया है। पार्टी? वैद्य जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसी पार्टी? आप यह किसकी भाषा बोल रहे हैं? उत्तर दिया रुपन बाबू ने, पुलिस की। दरोगा जी ने आंखें मीचकर अपना दिमाग साफ करना चाहा। मन में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शराबों में जिन बहुत धोखेबाज चीज है, देखने में पानी जैसी है पर पेट में पहुंचकर जवान को गलत मोड़ देने लगती है। क्या कहना चाहिए और क्या कहलाती है। उन्होंने आंखें खोली। वैद्य जी का चेहरा काफी गंभीर हो गया था। अब ये कोई कमीनेपन की बात कहेंगे सोचकर दरोगा जी उनके मुंह की छटा निहारने लगे। आपने यह संकोच निरर्थक ही दिखाया। वैद्य जी बोले, जो अफीम का तस्कर व्यापार करता हो उसे कभी क्षमा न करना चाहिए। वह दुराचारी है, देशद्रोही है। दरोगा जी चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने मन ही मन हलफ उठाया कि जिन हो या ना हो, अब कोई गलत बात नहीं कहूंगा। वैद्य जी ने अचानक पूछा, जोगनाथ के घर से तमंचा तक नहीं निकला? यह कैसी तलाशी थी? ऐसी ही वैसी समझ लीजिए। दरोगा जी विनम्रता पूर्वक बोले, अब इतने तमंचे कहां रह गए कि हर तलाशी में एक एक निकलता जाए। मुस्कुराकर उन्होंने सोचा कि जिन एक्टिंग करने में बड़ी मददगार साबित होती है। रुपन बाबू एक अखबार के पीछे अपना मुंह छिपाए हुए थे। वहीं से बोले, कहां चले गए सब तमंचे? आपके स्टॉक वाले सब खत्म हो गए क्या? दरोगा जी ने गंभीरता पूर्वक कहा, पिछली बार वैद्य जी ने जो भाषण थाने पर दिया था यह उसी का नतीजा है। उससे प्रभावित होकर सभी बदमाशों ने अपने तमंचे इलाके के बाहर फेंक दिए हैं। ज्यादातर उन्नाव वालों के हाथ बेच दिए हैं। बद्री पहलवान उन्नाव गए हुए थे, अभी लौटे नहीं थे। वैद्य जी ने आंख का कोना सिकोड़कर कुछ सोचा और धीरे से हंसे। बोले, शिवपालगंज का जलवायु बड़ा ही उत्कृष्ट है, बुद्धि के विकास के लिए बड़ा अनुकूल पड़ता है। मैं तो आपको ही यहाँ का जलवायु मानता हूँ। इस बार दरोगा जी ने यह बात कहकर जिनको मन ही मन गालियां नहीं दी, बल्कि वे खुलकर हंसे। वे हंसते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि जिन ने जबान को ही नहीं गले को भी गलत मोड़ दे दिया है। वैद्य जी चुपचाप बैठे रहे। दरोगा जी की बात उन्होंने अनसुनी कर दी थी। दरोगा जी चलने के लिए धीरे से खड़े हो गए। जब वे बैठक की चौखट लांघ रहे थे तो वैद्य जी ने जैसे वे कोई भूली बात याद कर रहे हों कहा, जोगनाथ की जमानत तो शायद मेरे ही नाम लिखी गई है। दरोगा जी खड़े हो गए। बोले, वैसा होता तो आपके दस्तखत जरूर करा लेता, पर कोई बात नहीं, अदालत से जमानत हो जाएगी। किसी को वहीं भेज दीजिए। वैद्य जी चुप हो गए। रुपन ने अब साफ साफ पूछा, यहां जमानत लेने में क्या दिक्कत है? चोरी का जुर्म गैर जमानती है। और खून का? दरोगा जी ने हल्के ढंग से कहा, आप शायद परसाल के नेवादा वाले मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं, पर उसमें तो मुलजिम टीबी का मरीज था।
उसे हवालात में रखकर कौन हत्या मोल लेता। रूपन बाबू अखबार छोड़कर पहले ही उठ खड़े हुए थे। बोले, जोगनाथ अभी तो आपकी हिरासत ही में है, उसका वही मुआयना करा लीजिए, वह भी बीमार है। यह और बात है कि टीबी तो नहीं, सुजाक है। वैद्य जी ने ठंडी आवाज में कहा, रूपन शिष्टता से बोलो, दरोगा जी अपने आत्मीय हैं, जो करेंगे समझकर ही करेंगे। दरोगा जी ने दोहराया, तो आज्ञा है, चलूं? जरूर चलिए। रूपन बाबू बोले, थाने पर रामाधीन बैठे राह देख रहे होंगे। दरोगा जी मुस्कुराए, फिर नौकरशाही के जीवन की सबसे खेदपूर्ण घटना का जिक्र किया। देश आजाद हो गया है, इसलिए अब बात ही दूसरी है, वरना रूपन बाबू राह तो बड़े बड़े लोग देख रहे होते। उनके चले जाने पर रूपन बाबू ने कहा, जिसे समझे थे खमीरा, वो भसाकू निकला। इतना उन्होंने स्वगत के रूप में कहा। बाकी वैद्य जी से बड़ी बेइज्जती हुई। वैद्य जी शांत भाव से बैठे रहे, फिर रंगनाथ को घर से निकलता देखकर व्याख्यान शैली में बोले, लाभालाभ, जया जय, मान अपमान, इन सबको समबुद्धि से लेना चाहिए। पिताजी गीता की बात कर रहे हैं। रूपन बाबू ने सोचा, अब देखें यह दरोगा जी बचकर कहां जाता है। बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी के दरवाजे पर आज भंग घुट रही थी। सामने एक छप्पर के नीचे जुआ हो रहा था। दोनों चीजों से बेलौस बाबू रामाधीन एक चरपाई पर लेटे हुए लंगड़ की बात सुन रहे थे। लंगड़ चबूतरे के नीचे खड़ा था। रंगनाथ और सनीचर उसी की ओर से निकल रहे थे। बाबू रामाधीन ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। खुद चारपाई के कोने में बैठकर उसे उन्होंने सिरहाने बैठा लिया। सनीचर के बारे में उन्होंने कोई तकल्लुफ नहीं दिखाया, सिर्फ इतना कहा, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ प्रधान जी। रंगनाथ के लिए यह दूसरा मौका था। पहली बार जब वह रामाधीन के घर के आगे से निकला था, भंग और जुए का कहीं जिक्र ना था। आज यहाँ का मौसम अच्छा था। रंगनाथ ने लंगड़ की ओर देखकर पूछा, इनके क्या हाल है? बहादुर आदमी है, समझ लो बैल को धोकर आया है। रामाधीन ने हाथों से इशारा करके बताया कि बैल को दुहने की कोशिश में हाथों को कहां तक जाना पड़ता है। रंगनाथ ने ललकार कर पूछा, क्या हुआ, नकल मिल गई? लंगड़ ने वैष्णव संतों की निरीहता से जवाब दिया, हाँ बापू, अब मिली ही समझो। सदर से दरख्वास्त वापस लौट आई है। वैसे सदर जाने वाली दरख्वास्तें वहीं खो जाती है, पर मेरी खोई नहीं। आप लोगों के चरणों का प्रताप है। सनीचर ने समझदारी से कहा, बहुत अच्छा लक्षण है। दरख्वास्त वापस लौट आई तो अब नकल मिल जाएगी। कब मिलेगी? रंगनाथ ने पूछा। लंगड़ को यह उतावली कुछ नापसंद आई। रंगनाथ को दिलासा देते हुए कहा, नकल बाबू कहते थे कि तुम्हारा नंबर अब आने ही वाला है। रामाधीन ने कहा, जाओ लंगड़, जाकर उधर ठंडाई वंडाई पी लो। फिर वे रंगनाथ की तरफ घूमे और बिना दिलचस्पी के बोले, सुना जोगनाथ गिरफ्तार हो गया है? रंगनाथ शुरू से ही इस सवाल के लिए तैयार था। उसने रामाधीन से पूछा, कौन जोगनाथ? रामाधीन उसका मुंह देखते रह गए। फिर सनीचर से बोले, प्रधान जी, इन्हें बताओ जोगनाथ कौन है? सनीचर ने कहा, तुम बाबू साहब मुझको अभी से प्रधान वर्धान ना कहो। जब अपना कीमती वोट मंगलदास वल्द दुलारे लाल को दे दोगे तभी मैं प्रधान बन पाऊंगा। अभी से टिलिर टिलिर करना बेकार है, क्यों ना रंगनाथ बाबू?
भंग का गिलास रंगनाथ के आगे आ गया था। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं तो पीता नहीं हूं। बाबू रामाधीन को कुछ वैसे ही अपमान का अनुभव हुआ जिसका अंतिम परिणाम हल्दी घाटी की लड़ाई थी। गुर्राकर बोले, तुम भंग क्यों पियोगे भैया, यह जाहिलों की चीज है। रामाधीन के सामने एक गंजा बैठा था। रंगनाथ को अपने से ज्यादा साफ सुथरा देखकर वह उसे शुरू से ही अपना स्वाभाविक शत्रु मान रहा था। वह बोल पड़ा, यह शहरी आदमी है, भंग कैसे पी सकते हैं? इनके लिए तो बोतल वाली निकालो बाबू साहेब। रामाधीन ने रंगनाथ के प्रति बड़ी भलमनसाहत से देखा और बोले, ये बोतल वाली नहीं पिएंगे, बाभन है ना। फिर उन्होंने रंगनाथ से आदर पूर्वक पूछा, और पीते हैं तो हुक्म करे, मंगाऊं? बाभन के स्तर पर उत्तर दिए जाने के कारण रंगनाथ को जवाब देने में दिक्कत महसूस होने लगी, पर सनीचर ने बिना हिचक कहा, तुम क्यों बोतल मंगाते हो? बोतल तो ये चिमिरखी दास मंगाए जिन्होंने यह बात उठाई है। कहकर उसने गंजे की तरफ हिकारत के साथ कहा, खड्डूस कहीं के। फिर एक स्थानीय कहावत जिसका खड़ी बोली में मतलब था कि 1600 सुअरों को निमंत्रण देते घूम रहे हैं, पर हालत यह है कि स्थान विशेष में पखाना तक नहीं है। रंगनाथ ने अब चल देना ही ठीक समझा, क्योंकि बातें उखड़ी उखड़ी हो रही थी। अब चलने दीजिए बाबू रामाधीन जी, टहलने जा रहा था, देर हो जाएगी। टहलना काम है घोड़ी का, मर्द बच्चे का नहीं। वे आत्मीयता से बोले, 500 दंड फटाफट मारिए, लोहा लंगड़ सब कुछ पेट में हजम हो जाएगा। वे दोनों चल दिए, पर चलते चलते जुआरियों के पास थोड़ी देर के लिए ठिठक गए। खेल 2 गुटों में हो रहा था। एक और कई आदमी बैठे हुए कोट पीस खेल रहे थे। उनकी परिस्थिति पर गौर करने से पता चलता था कि कोट पीस एक ऐसा खेल है जो 52 पत्तों से होता है। पत्ते पुराने, घिसे हुए और इस कदर कटे पिटे होने चाहिए कि पारखी आदमियों को दूसरी ओर से पता चल जाए कि यह कौन सा पत्ता है। उस गुट को देखने से यह भी पता चलता था कि कोट पीस 8 आदमियों द्वारा खेला जाता है। उनमें 4 आदमी पत्ते हाथ में लेकर मुंह को अपनी छाती पर लटकाकर और दारुण चिंता के बोझ में दबकर बैठते हैं। बाकी 4 आदमी एक एक खिलाड़ी के पीछे बैठकर उस खेल का आंखों देखा हाल बयान करते चलते हैं, और जहां चुप रहने की जरूरत हो वह निश्चित रूप से बोलते हैं। यही नहीं, वे खेलने वालों के लिए तंबाकू मलने, बीड़ी सुलगाने, पानी मंगाने और फेंके गए पत्तों को उठाने का काम करते हैं। खेल के बाद हार जीत के मुताबिक जब खिलाड़ियों में पैसे का लेन देन हो तो रेजगारी की कमी को पूरा करने और जीते हुए खिलाड़ी के पैसे से पान मंगाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है। बने हुए पत्तों को गिनने और हारी हुई बाजी को फिकवाकर किसी बहाने से झगड़ा शुरू कराने का काम भी इन्हीं को करना पड़ता है। सामने बैठे खिलाड़ी को कौन सा पत्ता चलना चाहिए, इसे इशारे से बताना और इशारे का पता चल जाने पर विरोध में शोर मचाना भी इन्हीं का काम है। रंगनाथ को यह खेल फिसड्डी जैसा मालूम पड़ा, बिल्कुल भंग के नशे जैसा। पर जब उसने दूसरे गुट का निरीक्षण किया तो उसकी धारणा शिवपालगंज के जुए के बारे में बिल्कुल ही बदल गई। वे फ्लैश खेल रहे थे, जो लैंटर्न को लालटेन बताने वाले नियम से यहाँ फल्लास बन गया था। खेल बड़े घमासान का चल रहा था। एक तरफ बलफ का स्वयं चालित अस्त्र हत्याकांड मचाए हुए था, दूसरी ओर शुद्ध देशी चाल से एक खिलाड़ी बढ़ रहा था। अचानक उसकी अक्ल का हाथी घबराकर इधर उधर भागने लगा और मालिक को नीचे फेंककर उसे कुचलने के लिए टांग उठाकर खड़ा हो गया। उसने पत्ते फेंक दिए और मुट्ठी भर पैसे फड़ से बटोरकर दूसरे खिलाड़ी ने अपनी जांघ के नीचे दबा लिए। हारे हुए खिलाड़ी ने, जिसे 2 दिन पहले रंगनाथ ने वैद्य जी के घर पर 8 आने फी दिन की मजदूरी पर काम करते हुए देखा था, बिना किसी शिकन या खींच के
एक बीड़ी सुलगा दी और दूसरी वाजी के बटते हुए पत्तों को बिना दिलचस्पी के देखने लगा। रंगनाथ ने उसके धैर्य की, साहस की और मन ही मन सराहना की। दत्तात्रेय जिंदा होते तो इसे अपना 25वां गुरु बनाते, उसने सोचा। उसका मत्था उस खिलाड़ी की निर्विकारता पर आदर के साथ, और सच पूछा जाए तो उसके पत्तों को झांककर देखने के मतलब से नीचे झुक गया। उन लोगों की अपनी एक भाषा थी। वे पेयर को जोड़ कहते थे, फ्लश को लंगड़ी, रन को दौड़, रनिंग फ्लश को पक्की और ट्रेल को टिर्रैल। उसने सोचा, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में ढालने की समस्या का सही जवाब यही है। देश में पेशेवर कोशकारों और उनकी समितियों का जाल बिछा है, जो अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द रच रहे हैं। यह काम काफी दिलचस्प है, क्योंकि एक ओर कमरे के भीतर एक नई भाषा का निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर इतना वक्त भी लग रहा है कि निर्माणकर्ता पेंशन पाने भर की नौकरी पूरी कर ले। यह इसलिए भी दिलचस्प है कि इस तरह बनाई गई भाषा का कोई अर्थ नहीं, सिवाय इसके कि यह कहा जा सकता है कि लो भाई, जो शय हमारी अंग्रेजी में थी वह तुम्हारी भाषा में आ गई है। भाई उसे ले या ना ले, इससे किसी को कोई उलझन नहीं है। रंगनाथ इस बेहुदा समस्या के बारे में कभी कभी सोचता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख पड़ता था। बार बार पक्की, टिर्रैल और लंगड़ी का प्रयोग सुनकर उसने आज सोचा, क्यों न इन 4-5 गंजों की एक समिति बनाकर दिल्ली में बैठा दी जाए। ये बड़े बड़े पारिभाषिक शब्दों के लिए सिर्फ सामाजिक स्वीकृति के आधार पर अपनी मातृभाषा के कुछ शब्द निकालकर पेश कर देंगे, और कुछ ना हुआ तो ट्रेल को टिर्रैल बनाने में क्या देर लगती है। जिस आत्मविश्वास के साथ वे खेल रहे थे और अपने चूतड़ की खाल तक को बेचकर वे जिस आशावादिता से ब्लफ लगा रहे थे, उसने रंगनाथ को अचंभे में डाल दिया। यह स्पष्ट था कि विदेशों से करोड़ों रुपये उधार मांगने वाले डेफिसिट फाइनेंसिंग के आचार्यों और महान राजनीतिज्ञों में भी इतना मजबूत कलेजा मिलना मुश्किल है। रंगनाथ ने सोचा, इन मजदूरों और चरवाहों का जीवन देखकर आज से मैं दिल्ली के स्वप्न द्रष्टाओं पर नाराज होना छोड़ दूंगा। उसने अपने पास बैठे हुए खिलाड़ी की ओर देखा। इस बार वह फिर दांव हार गया था। उसने एक नई बीड़ी सुलगाई और निर्विकार भाव से इधर उधर आंखें घुमाकर देखा। रंगनाथ और सनीचर को सूनी निगाह से एक किनारे छोड़ते हुए उसने कुछ दूर खड़े हुए एक मजदूर को 5 उंगलियां दिखाकर रुपए निकालने का इशारा किया। उसने सिर हिलाकर नहीं कह दिया। तब वह उठकर बाबू रामाधीन के पास पहुंचा और वहां से तत्काल ही लौटकर अपनी जगह पर पूर्ववत बैठ गया। उसका चेहरा पहले की तरह निर्विकार था। ताश उठाकर उसने अधजली बीड़ी दूर फेंकी और एक डकार ली। फिर उसने 5 रुपए का नोट फेंककर बाकी रुपए वापस उठाने की चिंता किए बिना एक दाव चला। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ने कहा, इस बार कोई बड़ा पत्ता आया है। रंगनाथ ने झुककर देखा। वह फिर पहले की तरह ब्लफ खेल रहा था। विदेशी सहायता किन कारणों से, किस मौके पर और किस तरह का चेहरा लेकर मांगनी चाहिए, यह सबक रंगनाथ की आंख के आगे खुला हुआ था। वे मैदान में पहुंच गए थे और रंगनाथ को अकेला छोड़कर सनीचर कुछ दूरी पर एक छोटे से तालाब की ओर जाने वाला था। रंगनाथ ने उससे पूछा, और तो सब ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई। छोटे पहलवान जोगनाथ के खिलाफ पुलिस के गवाह बन गए, यह ठीक नहीं है। सनीचर तालाब की ओर रॉकेट की सी तेजी से बढ़ने लगा। उसने अंडरवियर की डोरी टटोलनी शुरू कर दी थी और यह बताने की जरूरत नहीं थी कि इस रफ्तार की वजह क्या है, पर जाते जाते उसने रंगनाथ को यह बात 9 शब्दों में समझा दी। उसने कहा, देखते जाओ रंगनाथ बाबू, ये गंजहों के चोचले हैं। इसके बाद जैसे कोई विश्व सुंदरी उसे अपने बिस्तर पर बुला रही हो,
इस आतुरता से अंडरवियर को दूर फेंककर रंगनाथ की निगाह के सामने ही वह बिल्कुल नंगा हो गया और चट से तालाब के किनारे तीतर लड़ाने वाली मुद्रा में बैठ गया। अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल जी की लिखी ये उपन्यास राग दरबारी का 21वां भाग। आपको ये भाग कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही इसके अगले भाग के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।